गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक राजनीतिक आधुनिकीकरण, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। इससे पहले अपन ने जो अपना पेपर तुलनात्मक राजनीति का है और जो थर्ड पेपर है उसमें तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार का अर्थ, इन दोनों में क्या अंतर है, बेसिक अंतर, तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है और तुलनात्मक राजनीति का महत्व क्या है, और इस क्रम में परंपरागत दृष्टिकोण तुलनात्मक राजनीति पर चर्चा करें। आज राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है, इस पर अपन बात करेंगे। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन क्या है। इस राजनीतिक आधुनिकीकरण को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया और अपने अपने तरीक़ों से इसका अर्थ बताने का प्रयास किया। जैसे कुछ का कहना है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो नए राष्ट्र हैं, जो अविकसित राष्ट्र हैं, जो अर्धविकसित राष्ट्र हैं, जो गैर औद्योगिक राष्ट्र हैं, औद्योगिक बनने का प्रयास करते हैं। कुछ विद्वानों ने इसको अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया और ये स्पष्ट किया ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो नए राष्ट्र है वो पश्चिमीकृत होने का प्रयास कर रहे हैं, वेस्टर्नाइज्ड होने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ विद्वान, कुछ विचारक इसे परिवर्तन की एक साधारण प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं कि जैसा परिवर्तन हो रहा है उसको हम आधुनिकीकरण के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन सभी विद्वानों का ये मानना है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में पुरातन से आधुनिक की ओर परिवर्तन होता है। यानी सबने अपने अपने हिसाब से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया, लेकिन सभी ने ये माना कि इस आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में जो पुरातन प्राचीन चीज़ थी वो आधुनिक की ओर परिवर्तित होती नज़र आ रही है। इसको हमने कहा राजनीतिक आधुनिकीकरण। यदि हम कुछ विचारकों की परिभाषा को देखें तो उसमें एक विचारक हैं क्लाउड ई वेल्श जूनियर। इन्होंने राजनीतिक आधुनिकीकरण को परिभाषित किया और ये स्पष्ट किया कि राजनीतिक आधुनिकीकरण साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित प्रक्रिया है। जो साधन है और उन साधनों का जो विवेकपूर्ण प्रयोग है उस पर जो आधारित प्रक्रिया है, और इसका लक्ष्य एक आधुनिक समाज की स्थापना करना है। क्या है राजनीतिक आधुनिकीकरण? एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? राजनीतिक आधुनिकीकरण का उद्देश्य क्या है, एम क्या है? एक मॉडर्न सोसाइटी की स्थापना करना, आधुनिक समाज की स्थापना करना। कार्ल डायश ने स्पष्ट किया यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों की समूची राजनीतिक भागीदारी प्रारंभ होती है और राजनीतिक विकेंद्रीकरण होता है। कार्ल डायश ने दो चीज़ों पर जोर दिया। एक तो राजनीतिक भागीदारिता, किसकी? जनता की, लोगों की। और दूसरा राजनीतिक विकेंद्रीकरण, पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जो विकेंद्रीकरण है उस पर कार्ल डायश ने बल दिया। ये दोनों चीज़ें राजनीतिक आधुनिकीकरण के अंतर्गत आती हैं। डेविस और लेविस ने कहा लक्ष्य आधुनिक होना है, अर्थात लक्ष्य आधुनिक होना है यानी गतिशील, लोगों से संबंधित, लोकतंत्रीय, समानतावादी, वैज्ञानिक, आर्थिक रूप में विकसित, प्रभुसत्तावादी और प्रभावशील होना है। यानी जो इस अवधारणा का लक्ष्य है वो आधुनिक है। और आधुनिक में हमने किस चीज़ को शामिल किया? डेविस और लेविस ने गतिशीलता को और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, समानतावादी दृष्टिकोण को, वैज्ञानिकता को, आर्थिक रूप से विकसित प्रभुसत्ता
और प्रभावशालीता को इस आधुनिकीकरण में शामिल करने का प्रयास किया, जो नए उभरे राज्यों के द्वारा अपनाया गया आधुनिकता का मॉडल है। नए उभरे राज्यों के द्वारा यानी जो तीसरी दुनिया के देश हैं, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के, उन देशों के द्वारा इस मॉडल को अपनाया गया है। तो किसी प्रकार से अपनी भौगोलिक उत्पत्ति और धरती से अलग होना, हम दूसरे शब्दों में इसको परिभाषित कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि जब अविकसित देश जो धीरे धीरे करके एक एक करके स्वतंत्र हुए, जो अर्धविकसित हैं, औद्योगिकृत, शहरीकृत और आर्थिक रूप से विकसित होने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रक्रिया को आधुनिकीकरण कहा जाता है। यानी जो देश अविकसित है, अर्धविकसित है और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, औद्योगिकृत, शहरीकृत और आर्थिक रूप से विकसित होने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रक्रिया को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। प्रोफेसर एसपी हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है, यानी इसके बहुत सारे आयाम हैं। हम किसी एक के साथ इसको नहीं जोड़ सकते हैं, जिसमें मानवीय विचार शामिल है, मानवीय क्रियाओं के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन शामिल है। तो हंटिंगटन ने क्या परिभाषा दी है? राजनीतिक आधुनिकीकरण एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें मानवीय विचार और क्रियाओं के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन की प्रक्रिया आधुनिकीकरण का संकेत है। बहुपक्षीय प्रक्रिया आधुनिकीकरण का संकेत है और इसमें मानवीय विचार और मानवीय क्रियाएं शामिल हैं। तो इस प्रकार हम राजनीतिक आधुनिकीकरण को यदि हम साधारण शब्दों में व्यक्त करें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो अर्धविकसित देश हैं, जो अविकसित राष्ट्र हैं, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वो अपने आप को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, औद्योगिकृत करने की कोशिश कर रहे हैं, शहरीकृत करने की कोशिश कर रहे हैं, आर्थिक रूप से विकसित होने का प्रयास करते हैं और इसमें मानवीय विचार भी शामिल हैं और मानवीय क्रियाएं भी शामिल हैं। ये समूची व्यवस्था है किसकी? अविकसित देशों की। अब आता है नंबर राजनीतिक आधुनिकीकरण के कुछ डायमेंशंस, कुछ पहलू डॉक्टर एसपी वर्मा ने स्पष्ट किए हैं। शहरीकृत, औद्योगिकृत, निरपेक्षीकृत, लोकतंत्रीकृत, शिक्षा और प्रचार माध्यम भागीदारिता। और यदि हम मनोवैज्ञानिक स्तर पर आधुनिकीकरण में देखें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मूल्य है, दृष्टिकोण है और इच्छाओं में मूलभूत परिवर्तन है। यानी व्यक्ति के मूल्यों में, उसके दृष्टिकोण में और उसकी इच्छाओं में मूलभूत परिवर्तन आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि हम आधुनिकीकरण के बौद्धिक स्तर पर चर्चा करें तो इसमें वातावरण के बारे में व्यक्ति की जानकारी में बहुत अधिक वृद्धि होती है और पूर्ण समाज में बढ़ती हुई साक्षरता, जनसंचार व्यवस्थाएं और शिक्षा के माध्यम से इस जानकारी का विस्तार होता है। मनोवैज्ञानिक स्तर में तो हमने क्या देखा? व्यक्ति के मूल्यों में, उसके दृष्टिकोण में और उसकी इच्छाओं में परिवर्तन। बौद्धिक स्तर में हमने क्या देखा कि इसमें वातावरण के बारे में व्यक्ति की बहुत अधिक जानकारी में वृद्धि होती है और संपूर्ण समाज में, पूर्ण समाज में साक्षरता का स्तर, जनसंचार के साधन, व्यवस्था और शिक्षा के माध्यम से इस जानकारी का विस्तार होता है। यदि हम जनसंख्या के आधार पर यह जीवन के ढांचे में परिवर्तन लाता है, स्वास्थ्य और आयु काल में उल्लेखनीय वृद्धि, अधिक व्यावसायिक और भौगोलिक गतिशीलता और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का हस्तांतरण, यानी गांवों से शहरों की ओर लोगों का जो पलायन है वो आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सामाजिक स्तर पर आधुनिकीकरण व्यक्ति को वफादारी का केंद्र, परिवार और अन्य प्रारंभिक समूह से हटाकर
अपनी इच्छा से संगठित दूसरे स्तर के संगठनों में बदलने की प्रवृत्ति रखता है। यानी व्यक्ति केवल सेंट्रलाइज नहीं है, व्यक्ति केवल सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, बल्कि वह अन्य प्रारंभिक समूहों से हटकर अपनी इच्छा से संगठित दूसरे स्तर के संगठनों में बदलने की प्रवृत्ति रखता है। अंततः आर्थिक क्षेत्र में जीविका स्तरीय कृषि बाजार में बदल जाती है। कृषि, व्यापार, उद्योग और गैर कृषि गतिविधियों की तुलना में कम हो जाती है और आर्थिक क्रिया का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, क्योंकि यह क्रिया राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक केंद्रीकृत होती जाती है। तो कुछ पहलू हैं जिन पर अपन ने चर्चा करी। मनोवैज्ञानिक पहलू, बौद्धिक स्तर, जनसंख्या के आधार पर, सामाजिक स्तर और जो इम्पोर्टेंट आर्थिक क्षेत्र में, इनके आधार पर हमने राजनीतिक आधुनिकीकरण को स्पष्ट करने का प्रयास किया। राजनीतिक आधुनिकीकरण की यदि प्रकृति को देखें, यानी उसकी विशेषताओं को देखें, तो हम कुछ विशेषताएं देख सकते हैं। नंबर 1, सामाजिक स्रोतों का संग्रह, आर्थिक विकास, सत्ता की विवेकपूर्णता, संरचनाओं का पृथक्करण, राजनीतिक भागीदारियों का विस्तार, यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक परंपरागत समाज आधुनिक समाज बनने का प्रयास करता है। ये 4 विशेषताएं स्पष्ट करती हैं कि इस विशेषताओं के आधार पर हर समाज परंपरागत समाज को छोड़कर आधुनिक समाज बनने का प्रयास करता है। IR सेनाई ने स्पष्ट किया, यह आधुनिक समाज एक ऐसा समाज होता है जो विकसित, जो तकनीकी और जो वैज्ञानिक भावना, जीवन के प्रति विवेकपूर्ण विचार पर, सामाजिक संबंधों के प्रति एक निरपेक्ष दृष्टिकोण, सार्वजनिक मामलों में न्याय की भावना और उन सभी के अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्र में ये विश्वास की नीति की प्रमुख इकाई राष्ट्र राज्य होनी चाहिए कि स्वीकृति पर आधारित होता है। यानी हमने 5 जो विशेषताएं देखी, उनका जो निचोड़ देखा वो ये स्पष्ट करता है कि आधुनिक समाज होता है, और ऐसा आधुनिक समाज जो विकसित तकनीकी और वैज्ञानिक भावना, जीवन के प्रति विवेकपूर्ण विचार पर, सामाजिक संबंधों के आधार पर निरपेक्ष दृष्टिकोण को अपनाते हुए, सार्वजनिक मामलों में न्याय की भावना को ध्यान में रखते हुए और इन सब के अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्र में यह विश्वास जागृत करता है कि नीति की प्रमुख इकाई राष्ट्र राज्य होनी चाहिए। ऐसी स्वीकृति पर आधारित समाज आधुनिकता की बात करता है, राजनीतिक आधुनिकीकरण से परिपूर्ण होता है। धन्यवाद।